हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके पूरे साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उससे सभी इम्पॉर्टेंट अरे यार रुक जाइए हम कर दे रहे हैं। अगवा इतना कट कर देंगे ना। म्यूट मत कीजिए। अच्छा, अब सही है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि साइंस में अगर देखा जाए तो टोटल 5 चैप्टर, प्रकाश परावर्तन, ठीक है, मानवनीय तथा रंग बिरंगा संसार, उसके बाद है विद्युत धारा, उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और लास्ट वाला है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं, आज के इस वीडियो में पूरे चैप्टर को एक साथ, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। पूरे चैप्टर के एक साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा और जहां नहीं आएगा या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चनों के हम आपको एक अलग से सीरीज प्रोवाइड कर देंगे, यानी इस सीरीज में केवल यही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकल के आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन 1 है कि परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके नियम लिखिए, इसके नियम लिखिए। यही अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जितने बच्चे देख रहे हैं लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां तक। इसके बाद अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन आपके निकल का आता है, ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये एक छोटा सा डेरिवेशन, यानी कि r इक्वल टू 2f, ये आपका छोटा सा डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन करवाया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की अगर इस चैप्टर की हम बात करें, तीसरा क्वेश्चन आपका निकल के आता है दर्पण सूत्र। कौन सा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की अगर हम बात करें तो दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहां पे f क्या चीज है? ये दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, और ये v क्या चीज है? ये आपका जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। f जो है ये दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, वहीं अगर हम v की बात करें तो ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी ये चीज है। वहीं पे अगर हम u की बात करें तो जो u है ये आपका दर्पण से वस्तु की दूरी है। किसकी? वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यही अगर हम ये सारी चीजें क्लियर है ना, ये क्वेश्चन सभी को आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए अगर आगे देखें यहीं पे, ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है लेंस। ठीक है, लेंस सूत्र क्या चीज है? लेंस सूत्र
अगर यहाँ पे हम लेंस सूत्र की बात करें तो लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू क्या फार्मूला 1/v माइनस 1/u, बीच में ही माइनस हो जाता है। और यहाँ पे क्या चीज है, सारी चीजें वहां दर्पण सूत्र था, तो ये दर्पण की फोकस दूरी थी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। लेकिन यहाँ पे लेंस है, तो अगर हम लेंस की बात करें तो ये जो है लेंस से, ठीक है, ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इस एफ की बात करें तो ये लेंस का, ठीक है, लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। और वहीं अगर इसकी हम बात करें v की, तो ये जो है आपके लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी, किसकी दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट अगर हम बात करें u की, तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंस से वस्तु की दूरी हो जाएगी, लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं आता, यहां तक सारी चीजें क्लियर है प्रॉपर ढंग से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का, बने, ये बहुत पूछता है, बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, तो ये चैप्टर नंबर 1 में ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यानी इससे अगर देखा जाए तो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो ये आते हैं चैप्टर नंबर अगले पे, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर हम मानव नेत्र की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका अगर विस्तृत में देखा जाता है तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन निकल के आता है बेटा यहाँ पे। वहीं पे यहां से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है 7, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष क्या है तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वहीं पे यहीं से बस एक छोटा सा एक और क्वेश्चन बन जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या चीज है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। बस, यानी कि मानव नेत्र से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आता। और अगर हम बात करें तो इसमें जो है ज्यादातर इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल कल 4 से 5 न्यूमेरिकल हमने आपको डिस्कस भी किया था, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कल बताया था, ठीक बात यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, यानी कि विद्युत धारा पे आते हैं। तो अगर हम बात करें विद्युत धारा की, ठीक है, तो विद्युत धारा से अगर देखा जाए तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओम का नियम। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ओम का नियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। इसके साथ साथ प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, ये क्वेश्चन यहां से बनता। लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तब प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम आर का फार्मूला जानते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। तो इस पर देखा जाए लंबाई बढ़ा दी जाए तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल अगर कम कर दिया जाए तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध अगर तार का क्या है, कम रहेगा तो प्रतिरोध कम होगा, ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है। वहीं अगर आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 इस चैप्टर से आ जाता है प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन।
प्रतिरोधों का संयोजन। अब इसमें अगर हम बात करें प्रतिरोधों के संयोजन में, तो आपके दो टाइप के संयोजन है। पहला जो आपका आता है वो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम, ठीक है, और दूसरा है समांतर क्रम। एक और क्रम होता है मिश्रित क्रम, हालांकि लेकिन उसे आपको नहीं पढ़ना है। एक और क्रम होता है मिश्रित क्रम, जिसे आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस केवल यही दो क्रम पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा। तो अगर हम बात करें बेटा विद्युत ऊर्जा की, तो जो विद्युत ऊर्जा का फार्मूला यानी W इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT एक फार्मूला होता है। वहीं पे दूसरा अगर हम B स्क्वायर बाई RT होता है, B स्क्वायर बाई RT होता है। और एक और फार्मूला होता है, वो कौन सा होता है, इसकी जगह अगर ओम के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से अगर हम B की जगह पे क्या कर दें, IR रख दें तो I स्क्वायर RT आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दें, R की वैल्यू रख दें, तो R की वैल्यू अगर मान लो रखते हैं तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान का I ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो एक V से एक V कैंसिल, I ऊपर, तो एक और फार्मूला आ जाएगा VIT, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले आपके ले देके इस चैप्टर के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? हम थोड़ा साइड हट गए हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट बेटा? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी पे पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की, विद्युत, या इसी को और एक तापीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, तापीय ऊर्जा, या जिसे H डिनोट करते हैं, H का भी फार्मूला यही है। यहीं पे अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की, किसकी, विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति यानी कि P इक्वल टू फार्मूला होता है WIT। अब ये W के जितने भी फार्मूले हैं सभी में से T हटा दो तो ये जो फार्मूला आ जाएगा वो आपका P का आ जाएगा, तो यानी कि I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R VI, ठीक है। ये सारे के सारे फार्मूले हो जाएंगे हमारे किसके, P के, ठीक है। ठीक बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, आगे एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए। और एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, इसीलिए आपको बार बार बताया जाता है। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पर डाउट का नट का एक नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है 8400400400। ये डाउट नट का व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं तो इसका काम क्या है, जैसे आप इस फ़ोन को सेव कर लिए और घर पर बैठकर आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें मान लो कोई समस्या, कोई डाउट आता है, मान लो दिन में पढ़ रहे हैं तो दाएं बाएं अगर कोई है तो आपको बता सकता है, या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल के टीचर से पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप रात में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, रात में कौन स्कूल कोचिंग, कोई स्कूल कोचिंग रात में नहीं होता, मान लो अगले दिन भी नहीं जाना, छुट्टी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, बस इस नंबर को सेव रखिए और जो भी आपका समस्या है, जो भी आपका डाउट है, उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए, उस क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कीजिए, ठीक है। क्रॉप करने का मतलब ये है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, विद इन 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड के अंदर आपको आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है, उससे जो रिलेटेड पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, यानी कि वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, और जिससे देखकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सुविधा है, ये सुविधा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT JEE मेन और एडवांस, साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए भी है, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र, अदर स्टेट, यानी कि जितने भी आपके स्टेट बोर्ड हैं सभी बोर्डों के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। तो जितने भी बच्चे अभी तक ये नंबर सेव नहीं किए हैं, सभी लोग अपने अपने फ़ोन में ये नंबर डाउट नट का सेव कर लीजिए, 8400400400। ये डाउट नट का व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को सभी लोग अपने अपने फ़ोन में क्या करिए, सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? बोलो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आगे देखते हैं, नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाओ अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर क्या है आपका?
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये कौन सा हमारा बनेगा भाई, 10, 11, 12, 13, ये क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा कि इसमें सबसे ज्यादा एक पूछता है कि सीधे चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चालक तार के चारों तरफ r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये चीज उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये चीज आपसे पूछा जाता है। और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है आपको शायद हम बताए होंगे, अगर मान लो नहीं भी बताए होंगे तो ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब वहां पे आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई चालक तार है, ठीक है, ये आपका कोई चालक तार है, इसमें मान लीजिए कोई अगर धारा प्रवाहित हो रही आई, ठीक है, तो अगर इस चालक तार की हम एक सूक्ष्म लंबाई ले लें dl, मान लेते हैं ये इसका सूक्ष्म लंबाई क्या है dl है, ठीक है, ये इसका ये हो गई चालक तार आई धारा, हमने ये सूक्ष्म लंबाई dl ले लिया। ठीक है, अब इस सूक्ष्म लंबाई dl के कारण मान लेते यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसकी यहाँ से दूरी r है। तो अगर इस बिंदु पर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो dB होगा, अब सूक्ष्म लंबाई लिए हैं तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी सूक्ष्म ही होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं dB। ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा चालक तार में जो धारा बह रही है इसके, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी बात किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चालक तार की जो लंबाई है, लंबाई हमने कितना लिया है dl लिया है, इसके समीकरण नंबर 2। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, चालक तार और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में यहाँ जो कोण बनता है थीटा, उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती यानी कि dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये बात ये हो गई आपके समीकरण नंबर 3। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि dB प्रोपोर्शनल 1/r², ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सभी चारों समीकरणों को कंबाइन कर दो, यानी कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो समीकरण 1, 2 व 3, ठीक है, 1, 2, 3 व 4 से हमको क्या मिल रहा है, अगर हम कंबाइन कर दें तो dB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I के dl के साइन थीटा के और नीचे बटे में r² के। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले आते हैं के, यानी कि dB = k I dl साइन थीटा बटे में r², जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान μ0/4π होता है। कितना, k की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π होता है, और इसका मान 10⁻⁷ गॉस होता है। ठीक है, होता है, और यही मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का भी होता है। तो यहां से dB = क्या आपका फार्मूला बन गया, dB = आपका फार्मूला बन गया μ0/4π I dl साइन थीटा और बटे में r²। यही देखो सीधे चालक तार के कारण, ठीक है, अगर कोई सीधा चालक तार है, अगर उसमें मान लो कोई भी धारा आपकी प्रवाहित हो रही है, तो उस के कारण ये आपका निकल के आ गया क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक बात, यहां तक कोई समस्या नहीं ना, प्रूफ आसान है, यही एक तरीके से प्रूफ है। प्रूफ के लिए बस आपको करना क्या होगा, ये जो चारों समीकरण लिखे गए हैं, ठीक है, इसी में थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना होगा। लैंग्वेज में क्या लिख दोगे कि सीधे चालक तार में प्रवाहित धारा
के कारण चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, ठीक है, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमणपाती समीकरण नंबर 1, चालक तार की लंबाई dl के अनुक्रमणपाती समीकरण नंबर 2, चालक तार से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा चालक तार के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमणपाती समीकरण नंबर 3 और चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 समीकरण बन जाएगा, उसके बाद इन चारों को कंबाइन कर लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इसी चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका कि मान लीजिए ये तो हो गया सीधे चालक तार, अब यहीं आपसे धारावाही परिनलिका के कारण भी पूछता है, धारावाही परिनलिका के कारण, धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम बात करें धारावाही परिनलिका की, तो धारावाही परिनलिका होती क्या चीज है, मान लीजिए ये आपकी खोखली कोई पाइप होती है और इस खोखली पाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से तार लपेट देते हैं, ठीक है, इस तरीके से तार लपेट के इसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए हमारी क्या है, कोई खोखली पाइप है और इस खोखली पाइप के ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरीके से तार लपेट देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या किए, तार लपेट दिए हैं, ठीक है। अब तार लपेटने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अगर आई धारा प्रवाहित करते हैं और इसको अगर मान लीजिए हम कहीं स्वतंत्रता पूर्वक किसी जगह से बांध कर लटका देते हैं, ठीक है, मान लो इसको हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक किसी जगह से बांध कर लटका देते हैं, तो ये सदियों जो है क्या करती है, सदियों नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही रुकता है, ठीक है। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तब, वैसे तो ये कभी भी कहीं भी रुक सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ये जो ऐंठन रहित होता है, ठीक है, ऐंठन रहित धागा होता है, यानी कि ये ऐंठन इसमें ना हो, ठीक है, ऐंठन रहित धागा हो और इसको जब हम स्वतंत्रता पूर्वक बांध के लटकाते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो है ये ठहरता है, ठीक है। तो यही होती है हमारी धारावाही परिनलिका। अब अगर इसमें हम कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण इसके चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। कैसे चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे करके फेरे बने हुए हैं, तो अगर मान लीजिए ये कोई चालक तार है तो इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण हर मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अभी अभी बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ चुके हो, तो वही जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, मान लो अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा बाहर की ओर होती है वो N2S होती है, लेकिन अंदर की ओर S2N होती है, अंदर की ओर S, ठीक है, अंदर की ओर क्या होती है, S2N होती है, यानी कि S से N की ओर जाएगी, इस डायरेक्शन में इसकी दिशा हो जाती है। और यही बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है, यही जो बाहर है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो इस तरीके से होगी, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल पर जाएगी, लेकिन अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस रूप में होगी, ठीक है। और अगर परिनलिका है, इसमें मान लीजिए अगर हमारे पास टोटल कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही I, तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला है μ0 NI, अगर इसकी लंबाई L है तो बटे L भी हो जाएगी, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाया नहीं गया, फिलहाल इसको हम पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 इसी चैप्टर से रिलेटेड है आपका, ठीक है, विद्युत मोटर, क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका विद्युत मोटर, सचित्र वर्णन, ठीक है, चित्र सहित कार्यविधि को समझाइए, चित्र सहित इसकी कार्यविधि समझाना है आपको, ठीक है, चित्र सहित कार्यविधि को समझाइए, यानी किस तरीके से कार्य करता है, ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको पूरा बताना है। और वहीं पे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मोटर की जगह विद्युत जनित्र यानी कि विद्युत जनरेटर,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम आपकी बात कर लें अगला चैप्टर लास्ट वाला, यानी कि जो सौर ऊर्जा के स्रोत है, वहां से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत से जो है क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ठीक है। वहां से क्वेश्चन जो ज्यादा उठते हैं वो ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत से। ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत से, ठीक है, यहां से जो है क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई ऐसे ऊर्जा के कई सारे सोर्स दे देगा, वो उसमें पूछ लेगा कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय है, कौन सा अनवीकरणीय है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोग नोट नहीं किए हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए, ये पहला पेज है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 हो गया, ठीक है, हो गया। सेकंड इसका ले लीजिए, 1 2 3 हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया 1 2 3, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया 1 2 3, ठीक बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अब ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें अगर कहीं पे भी कोई समस्या, कोई डाउट किसी क्वेश्चन में आपको नजर आए, ठीक है, तो आप उसको पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की हम आपको एक अलग से सीरीज प्रोवाइड कर देंगे और उस सीरीज में ये ही क्वेश्चन केवल और केवल यही क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको जो है चैप्टर वाइज अभी देख ही रहे हो कि आपको न्यूमेरिकल भी हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। कहाँ तक? विद्युत धारा तक हमने आपको न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो फिजिक्स की तैयारी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, फिजिक्स की तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर चलेगी। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये सीरीज कंप्लीट होती है, हम आपके अनसॉल्व पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, जितने भी आपके ईयर के पॉसिबल हो सकेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, उन सभी मॉडल पेपर को एक साथ हम क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और बीच बीच में जो है आपके टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब चैप्टर तो लगभग कंप्लीट ही है, ठीक है। केवल एक ही चैप्टर आपको पढ़ाना है, विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव। और रही बात ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत से जो क्वेश्चन आता है वो नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत से क्वेश्चन आता है, तो उसको एक दिन डिस्कस कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, ठीक है। और उसके बाद फिर बीच बीच में टेस्ट और बाकी अनसॉल्व पेपर, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपकी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से चलने वाली है। और जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं कुछ, वो जो है अब अपनी तैयारी हमारे साथ साथ शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि अब इससे बेटर यानी कि इससे अच्छा मौका उनके पास और नहीं मिलेगा। अब अगर आप लेट करोगे तो बेटा बहुत लेट हो जाएगा, तो फिर जो है वही समस्या होगी कि सर पासिंग मार्क किसी तरीके से दिला दीजिए, तो फिर क्या मतलब, साल भर मेहनत करो, लास्ट में आके मेहनत छोड़ दो तो कोई मज़ा नहीं आता ना, ठीक है। क्योंकि आपका रिजल्ट ही मायने रखता है। अगर आपके रिजल्ट अच्छे आ गए तो साल भर आपने क्या किया उससे लोगों को नहीं मतलब, हाँ आपने मेहनत किया। अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ आ गया और आप साल भर मेहनत करके पढ़े, लक बाई अगर आपका रिजल्ट गड़बड़ आ गया तो सीधे सीधे मतलब यही निकल के आएगा कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। रिजल्ट मायने रखती है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो सिर्फ केवल आप जानते हो, कोई आपकी मेहनत नहीं देखेगा। अगर रिजल्ट परिणाम अच्छा आया है तो मेहनत अच्छी हुई होगी, ये माना जाता है। अगर परिणाम किसी कारणवश खराब आया, आप चाहे दिन रात एक करके भी पढ़े हो, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं ये जो आखिरी के क्षण है, जो आखिरी के समय है, इसमें आप लोग बिल्कुल हताश निराश मत होइए और पूरा जो है जितने भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते चलिए। और जहाँ नहीं समझ में, ऐसा नहीं कि मान लो हम कुछ पढ़ा रहे हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ साथ पढ़ते चलिए, आप साथ साथ पीछे का भी रिवाइज करते चलिए। और अगर पीछे भी कोई समस्या आता है तो उसको भी आप साथ में पूछते चलिए लाइव क्लास में, ठीक है। क्लासेस तो आपकी ज़्यादातर लाइव ही होती है, ये तो बाय द वे, ठीक है। पेपर था मेरा, घर जाना था, इसलिए आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड हो गई, अदरवाइज क्लासेस आपकी जो है ज़्यादातर लाइव ही चलती है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं ना है, तो तैयार कर लोगे ना सभी लोग, और जहाँ नहीं आएगा उसको पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।